हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में कैश बुक हमने सिंगल कॉलम कर ली थी, ठीक है। वो बेसिक्स मैंने आपको कैश बुक के बता दिए थे। आज हम डबल कॉलम कैश बुक करेंगे। डबल कॉलम कैश बुक मैंने आपको बताया था डिस्काउंट कैश, डिस्काउंट बैंक या कैश बैंक, इन तीन से बनती है। हम जो सीख रहे हैं वो कैश और बैंक कॉलम से सीख रहे हैं और यही आपके स्कूल में पूछी जाएगी 99.99%। दिस इज द फॉर्मेट जो आपकी स्क्रीन पर है। With debit and credit side, you got date, particulars, voucher number, ledger folio, cash and bank column. Again, date, particulars, voucher number, ledger folio, cash and bank. So on the debit side, हम देख सकते हैं हमारे पास कैश बैंक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये डेबिट साइड जो होती है इसका मतलब होता है पैसे का आना, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ से पैसे का जाना, पैसा जा रहा है तो आप यहाँ लिखते जाएंगे बाय 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 बाय, जिस भी चीज़ के लिए जा रहा है। गुड्स खरीदे, बाय परचेस। राम को दिया, बाय राम। कंप्यूटर खरीदा, बाय ऑफिस इक्विपमेंट। एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया, बाय एडवर्टीजमेंट। कमीशन मिली तो टू कमीशन, क्योंकि कमीशन मिली तो पैसा आया। तो अब हमें ये बात तो पता लग गई कि पैसा आएगा तो यहाँ और जाएगा तो वहाँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये दो कॉलम हैं हमारे, कैश बैंक और कैश बैंक। या कैश और बैंक से हमारा मतलब होता है कि अगर आपके पास पैसा लिक्विडिटी के रूप में आ रहा है, यानी आपकी पॉकेट के अंदर आ रहा है, पॉकेट के अंदर से जा रहा है, तो आप कैश कॉलम में लिखेंगे। यानी अगर आपको लगता है कि हमने किसी को चेक दिया तो पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, पैसा आपके बैंक अकाउंट से जाएगा, तो इन दैट केस हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, हम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। इसको समझने के लिए हम थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन को समझ लेते हैं कि वो कौन कौन सी है। गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके काम आएंगे। मैंने यहाँ पर इनको लिया है। ये अलग अलग सब ट्रांजेक्शन्स हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। फर्स्ट अलग है, सेकंड अलग है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब अलग अलग है। तो पहले हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन को ले लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या कहती है, ये बोलते हैं 10 मार्च को चेक रिसीव फ्रॉम एक्स। ठीक है, जैसा कि हमने पहले सीखा हुआ है, आज मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि चेक हमें एक्स से मिला 1000 रुपीज़ का, विच इज़ इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक। हमें एक्स, देखो आप याद रखना, जब भी आप, अगर मैं आपको, देखो पहले यहाँ इधर हम एक और नए पेज पे चलते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ चेक की कहानी बताऊँ, चेक, ठीक है, तो चेक या तो आप चेक दोगे पेड, या आप चेक रिसीव करोगे। तो चेक पेड में कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैं कहूँ पेड टू राम बाय चेक, पेड टू राम बाय चेक, तो पैसा आ रहा है जा रहा है, तो बाय राम ये आ गया। और कैसे गया, चेक से, तो यहाँ पर जो बैंक वाला कॉलम है उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। अगर मैं बोलूँ पेड सैलरी बाय चेक, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सैलरी, और चेक से दी है तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। कैश में दी होती तो कैश में अमाउंट आ जाता। अगर मैं बोलूँ सपोज पेड रेंट बाय रेंट, अब मैंने चेक से तो बोला ही नहीं, इसका मतलब कैश में दिया होगा। अगर मैं बोलूँ परचेज गुड्स बाय परचेज, हाफ पेमेंट मेड बाय चेक एंड हाफ इन कैश, तो आधा अमाउंट यहाँ डाल देना, आधा यहाँ डाल देना। तो चेक पेड में कोई इशू नहीं है, लेकिन जब चेक रिसीव्ड होगा तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने होंगे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले उस पेज पे बताया था। ठीक है, चलते हैं उस पर क्या लिखा हुआ था। तो यहाँ पर देखो चेक सब रिसीव्ड वाला है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं, ये सारे के सारे चेक रिसीव्ड से हैं। किससे हैं, इनका चेक रिसीव्ड से लेना देना है। तो चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, हमें जब कोई चेक मिलेगा तो हम उसको कैश बुक में तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो बैंक में ना गया हो। ठीक है, यहाँ देखो चेक मिला एक्स से, इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन बैंक। क्या ये चेक इमीडिएटली बैंक में गया? हाँ सर, बिल्कुल ही इमीडिएटली बैंक में गया। तो उसको आप कैश बुक में लिख सकते हो टू एक्स, और आप बैंक कॉलम में इसको रिकॉर्ड कर लोगे। क्यों? क्योंकि ये बैंक में आपने जमा करा दिया है। ठीक है, जरा सेकंड वाला ट्रांजेक्शन देखो। 10 मार्च को लिखा है चेक रिसीट फ्रॉम एक्स, यहां पर लिखा नहीं है इमीडिएटली डिपॉजिटेड, ये नहीं लिखा। तो जब इमीडिएटली डिपॉजिटेड नहीं लिखा होता तो हमें क्या करना होगा, हमें आगे की ट्रांजैक्शन ढूंढनी होंगी। अगर 10 तारीख को नहीं लिखा है इमीडिएटली डिपॉजिटेड, तो हम आगे की डेट देखेंगे। आगे की डेट हमने देखी तो पता लगा 14 मार्च को एक्स चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। तो अब हुआ क्या, अब ध्यान से देखो। आपको चेक मिला 10 तारीख को, ठीक है, गॉट इट, आपको 10 तारीख को चेक मिलता है। आप उसको जमा कब कराते हो, आप उसको जमा करा रहे हो 14 तारीख को। तो ये बैंक में कब गया, क्या ये बैंक में 10 तारीख को गया या ये 14 को गया? सर बैंक में 14 तारीख को गया, तो ये कैश बुक में 14 को ही आएगा, तो 14 को यहाँ पर आएगा। तो सर जो 10 तारीख को मिला है, बेटा 10 तारीख को जो चेक मिला है वो बैंक में नहीं गया, तो उसको चेक इन हैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? चेक इन हैंड। तो उसकी एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स, तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा 10 तारीख वाला। कैश बुक में चेक रिसीव तभी आएगा जब वो बैंक में जमा होगा। दिमाग में बिठा लो ये बात। मैंने क्या कहा, मैंने आपको ये बात कही कि जब हमें चेक मिलेगा, ठीक है, जब भी आपको चेक रिसीव होगा
जब भी आपको चेक रिसीव्ड होगा, इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक ओनली व्हेन चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक। अगर वो चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ है तभी वो रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज इट वोंट बी रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अब ध्यान से देखो वापस से, पहला वाला ट्रांजैक्शन क्या था? पहला वाला ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पे लिखा हुआ था कि हमें एक चेक मिला एक्स से, विच इज इमीडिएटली डिपॉजिट द बैंक। क्योंकि वो सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया तो हमने सेम डे ही 2x करके इसको बैंक कॉलम में डाल दिया। 10 तारीख वाले में चेक मिला, लेकिन वहां लिखा नहीं था इमीडिएटली डिपॉजिटेड, तो हमने क्या करना था, आगे की डेट्स ढूंढी। आगे की डेट ढूंढी तो पता लगा 14 मार्च को ये चेक हमने बैंक में जमा करा दिया। तो उस दिन तो हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उस दिन चेक इन हैंड कहेंगे। 14 तारीख को 14 को जब बैंक में जमा होगा तब आप इसको टू चेक इन हैंड करके बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, और ये मैं जो बातें बता रहा हूं ये सारी की सारी आपके आगे क्वेश्चंस में आएंगी। ये इनमें से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका मेरे पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं वीडियो में सारी चीजें पहले से क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको देखो, 3rd वाला देख रहे हैं। 10 तारीख को हमें एक चेक मिलता है एक्स से, यहां पर तो लिखा ही नहीं इमीडिएटली डिपॉजिट, तो हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे। ठीक है, हमने ढूंढा, ओके। जब हमने आगे की डेट ढूंढी तो हमें कोई भी डेट नहीं मिली, तो इसका मतलब है यहां पर हम एज्यूम कर लेंगे कि वो सेम डे डिपॉजिट हुआ है। जब हमें कुछ भी नहीं पता तो हम ये एज्यूम कर लेंगे सेम डे डिपॉजिट हुआ है, और सेम डे डिपॉजिट हुआ है तो हम उसको उसी दिन 10 तारीख को 2x करके बैंक कॉलम में डाल देंगे। ठीक है, तो अगर आगे की डेट नहीं पता तो आप सेम उसको एज्यूम कर लेना। अच्छा, इसको देखो 4th वाले को, 10 मार्च को लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम एक्स, और आगे लिखा नहीं है इमीडिएटली डिपॉजिटेड, तो हम ढूंढा तो 17 तारीख को पता लगा एक्स चेक गॉट डिसऑनर्ड, एक्स का चेक डिसऑनर्ड हो गया। चेक डिसऑनर्ड होने का मतलब होता है बैंक को पता लगा कि उस चेक पे साइन मैच नहीं कर रहे, या उसके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, या ओवर राइटिंग हो रखी है, या कटिंग हो रखी है, तो इसलिए उसने पेमेंट देने के लिए मना कर दिया, डिसऑनर कर दिया। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि चेक डिसऑनर होने का हक, करने का हक सिर्फ और सिर्फ बैंक के पास होता है। तो चेक यहाँ पर लिखा है कि 17 तारीख को एक्स का चेक डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड कौन करता है? बैंक करता है। ठीक है, बैंक के पास गया कब? मिला तो 10 तारीख को था, और 17 को बोले डिसऑनर्ड हो गया, और बीच की डेट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये वाली जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन थी इस दिन सेम डे डिपॉजिट हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि बीच की कोई डेट में इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसा तो नहीं बोला ना कि 13 तारीख को हमने बैंक में चेक जमा कराया, तो हम ये मान लेंगे कि ये 17 तारीख को डिसऑनर्ड हो गया, इसका मतलब सेम डे जमा हो गया होगा। तो 10 तारीख को तो हम क्या लिखेंगे, 2x, और बैंक कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, कि हमें x से पैसा मिल गया, ये सोच के हमने 2x कर दिया और बैंक कॉलम में डाल दिया। लेकिन 17 तारीख को मिला कि भैया उसका चेक तो फर्जी है, तो अब आप क्या करोगे, 2x करके जैसे आपने इसको डिपॉजिट किया था, आप बाय x करके बैंक कॉलम से इसको हटा भी दोगे। ठीक है, 2x करके आपने इसको लिखा था, अब ये फर्जी चेक निकला तो आप बाय x करके उसको वापस दे दोगे। अब इस केस में क्या होता है, हो सकता है क्वेश्चन में आपको बैंक चार्जेस आ जाए। ठीक है, कि यार डिसऑनर के चार्जेस लगे। अब डिसऑनर के चार्जेस अगर x को ही भुगतने हैं, क्वेश्चन में लिखा होगा इज टू बी बियर बाय x, तो फिर उसमें यहाँ पर 1000 के साथ यहीं पर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि x के नाम पर डालेंगे, भैया तू भुगत, तूने चेक बाउंस कराया है। ठीक है, आगे देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इसमें देखो ध्यान से, 10 मार्च को चेक रिसीव फ्रॉम x, हमें यहाँ पर x से चेक मिला है। अब आगे इसमें लिखा नहीं है इमीडिएटली डिपॉजिटेड, नहीं लिखा इमीडिएटली डिपॉजिटेड। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, देखिए इसमें नीचे वाला एक ट्रांजैक्शन मिसिंग था, मैंने उसको दे दिया। अब आपको यहाँ लिखा है 5 तारीख 5th ट्रांजैक्शन में कि हमें 10 तारीख को एक चेक मिला, लेकिन इमीडिएटली डिपॉजिटेड नहीं लिखा था, तो हम क्या करेंगे सर, हम ढूंढेंगे। ठीक है, हमने ढूंढा, जब ढूंढा तो पता लगा कि 13 मार्च को यहाँ लिखा है एक्स चेक एंडोर्स टू वाई, कि जो एक्स का चेक मिला था हमने 13 तारीख को वाई को दे दिया। इसका मतलब ये चेक बैंक में जमा हुआ ही नहीं, 10 को आपको मिला और 13 को आपने अपनी जेब से निकाल के वाई को दे दिया, तो इसका मतलब है ये दोनों ही कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि जब ये आया चेक इन हैंड करके आ गया, और जब ये गया तो चेक इन हैंड करके ही चला गया। तो पहले वाले केस में एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स, और वही एंट्री हो जाएगी सेकंड केस में वाई अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो ये आएगा ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमने इसको बैंक में भेजा ही नहीं। तो आप ध्यान से इन 5 ट्रांजेक्शन्स को देख लीजिए। पहली ट्रांजैक्शन में लिखा था चेक मिला और सेम डे बैंक में गया, क्योंकि सेम डे चला गया तो वी कैन राइट इट, हमने इसको लिख सकते थे और हमने लिख भी दिया 2x करके बैंक में जमा करा दिया। सेकेंड वाले में 10 को चेक मिलता है और 14 तारीख को बैंक में जमा होता है। तो 10 को मिला
और जमा 14 का हुआ, तो 14th को ही ये बैंक में जमा होगा, तो 14th को हम उसको लिख देंगे टू चेक इन हैंड और बैंक कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, ये वाली डेट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, 10 तारीख में चेक रिसीट फ्रॉम एक्स लिखा हुआ है और हमने लिखा नहीं है इमीडिएटली डिपॉजिट, तो हमने आगे ढूंढा हमें आगे कोई डेट नहीं मिली, तो हम यहाँ एज्यूम करेंगे कि वो सेम डे बैंक में चला गया है, तो इस केस में क्या लिखेंगे हम 2x और बैंक कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 10 मार्च, चेक मिला एक्स से और 17 को पता लगा कि वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, इसका मतलब वो सेम डे बैंक में जमा हो गया था, तो जब सेम डे गया तो 2x बैंक में डाल दो, डिसऑनर्ड हो गया तो बाय एक्स और बैंक से रवाना कर दो। इसमें एक्स से चेक मिलता है और वो चेक हम 2-3 दिन बाद वाई को दे देते हैं, तो ये दोनों के दोनों कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो गाइस इन पूरी 5 ट्रांजेक्शंस को आप ध्यान से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके आगे क्वेश्चंस में काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब एक क्वेश्चन। अब गाइस हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, मैं जो बातें बताई हैं वो सारी कवर करूंगा इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसके हम एक्स की कैश बुक बना रहे हैं। 1 अप्रैल को कैश इन हैंड का मतलब होता है हमारे पास 40,000 रुपये हाथ में है। हमारे पास 40,000 अगर हाथ में है तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर आपको लगता है अच्छी बात है तो फिर आप उसको डेबिट में डाल दो, और आपको लगता है अगर बुरी बात है तो फिर आप उसको क्रेडिट में डाल दो। अब हाथ में अगर आपके 40,000 है बिजनेस के अंदर तो ये तो अच्छी बात है, तो हम उसको यहाँ पर हमारी डेट आ जाएगी 1 अप्रैल, तो हमने 1 अप्रैल यहाँ पर लिखनी है। मेरे पास जगह नहीं है तो आप लिख लीजिएगा, मैं डेट्स नहीं डालूंगा। ठीक है, कैश इन हैंड, अब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है या हाथ में पहले से पैसा पड़ा है तो उसको हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैश में लिख देंगे 40,000। ठीक है, अच्छा बैंक में भी पड़ा है क्या? अगर बैंक में भी पड़ा है तो उसका अमाउंट यहाँ डाल सकते हो, इस जगह डाल सकते हो। नहीं सर बैंक में नहीं पड़ा, तो बेटा ये यहाँ नहीं आ सकता, इसको हम यहाँ पर डैश डाल देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? डैश, क्योंकि बैंक में पैसा पड़ा नहीं है, बैंक में ओवरड्राफ्ट है। तो यहाँ पर अब 1 अप्रैल आ जाएगी इस जगह। अब बैंक में नेगेटिव बैलेंस है, हमने ज़्यादा निकाल रखा है, तो ये नेगेटिव वाली साइड में दिख रहा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ बैंक में अमाउंट आ जाएगा कितना? 30,000। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब सिर्फ इतना देखो आगे से कि पैसा आ रहा है जा रहा है। 4 अप्रैल सोल्ड गुड्स इन कैश, हमने 20,000 रुपये के गुड्स बेचे, तो यहाँ पर हमारी डेट आ जाएगी 4th। ठीक है, गुड्स बेचे तो ये आ जाएगा, गुड्स बेचेंगे तो उसको 2 सेल्स कहते हैं। अब 2 सेल्स कैश में बेचा है तो कैश में अमाउंट आ जाएगा 20,000। ठीक है, पेड रेंट, हमने रेंट पे किया। ठीक है, पैसा जा रहा है तो अब जो भी डेट है यहाँ पर डेट डाल दीजिए आप 5 अप्रैल, रेंट पे किया बाय रेंट। अब ये लिखा है क्या चेक से पे किया है कैश में? नहीं लिखा ना, तो ये एज्यूम किया जाएगा कि हमने जेब में से ही पे किया है, कैश में से। ठीक है, परचेज गुड्स ऑफ ₹90,000, हमने गुड्स खरीदे राम से। 1/3 पेड इन कैश, आधा तो कैश में दे दिया, तो उसका मतलब गुड्स खरीद रहे हैं। कब खरीद रहे हैं? 8 तारीख को गुड्स खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा बाय परचेज। ठीक है, कितने के? 90,000 के गुड्स हैं, इसमें से 1/3 का मतलब 30,000 तो हमने कैश में दे दिया, ये 30,000 कैश में दे दिया, बचा 60। उसका देखो क्या हुआ, हाफ ऑफ द रिमेनिंग 60 का आधा 30 हमने चेक से दिया, तो ये 30 हमने चेक से दे दिया। अब बचा हुआ 30 एंड द बैलेंस स्टैंड्स ड्यू, इसका मतलब बाकी का जो है वो अभी दिया ही नहीं है, वो उधार में खरीदा है, तो उसका मतलब 90 में से 30 कैश में दिया था, वो ये आ गया। 30 हमने चेक से दिया, वो हमारे बैंक से गया, और 30 अभी दिया ही नहीं है, वो बाद में देंगे, तो वो हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गई, और कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, ये हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था। ठीक है, नेक्स्ट 10 अप्रैल। अब 10 अप्रैल थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ है डिपॉजिट इन बैंक। ठीक है, डिपॉजिट इन बैंक 10,000, इसका मतलब होता है हमने बैंक में जमा कराया 10,000 रुपीज। तो क्या गलत है अगर मैं ऐसा कहूं हमने बैंक में जमा कराया? तो बैंक के लिए तो अच्छा हो गया और कैश के लिए बुरा हो गया। सोचो ध्यान से, डिपॉजिटेड इन बैंक यानी हमने हमारी जेब में से 10,000 रुपये निकाला और बैंक में जमा करा दिया, तो उसका मतलब क्या होगा? कैश के लिए बुरा हो रहा है और बैंक के लिए अच्छा हो रहा है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं बैंक का अच्छा कौन सा है? अच्छी वाली साइड कौन सी होती है? आप कहोगे सर अच्छी वाली साइड तो ये रही, ये हमारी डेबिट साइड अच्छी है। ठीक है, और अच्छा किसके साथ हुआ था? बैंक के साथ। यहाँ ऊपर वापस लिख देता हूँ। ठीक है, हमने हमारी जेब में से 10,000 रुपये निकाल के बैंक में 10,000 जमा करा दिया, तो बैंक के लिए अच्छा है ना, बैंक का अच्छा ये वाला कॉलम है, यहाँ लिख देंगे इस जगह कितना? 10,000, ये आ गया 10,000। ठीक है, यहाँ डैश डाल देंगे। अच्छा, कैश के लिए क्या हो रहा है? सर कैश के लिए तो बुरा हो रहा है। कैश का बुरा क्या है? सर कैश का बुरा ये तो नहीं हो सकता, ये है बुरी वाली साइड, तो कैश का बुरा ये रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब इसको लेजर फोलियो में यहां पर आप लिख देना सी। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा, यानी एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो दोनों साइड में आ जाए।
दोनों साइड देखो, यहां पर भी आ गई और यहां पर भी आ गई, ठीक है। अब यहां कौन से कॉलम में आई है सर, यहां पर हमने इसको लिखा है बैंक कॉलम में, क्योंकि यहां बैंक कॉलम में आया है तो उसको लिखेंगे टू कैश। क्या लिखेंगे? टू कैश। यहां कौन से कॉलम में आया है सर, यहां कैश के कॉलम में आया है तो यहां पर इसको लिखना बाय बैंक और डेट डाल देना, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री दो होती हैं, एक बैंक से पैसा निकालना और एक बैंक में पैसा जमा कराना, ठीक है। अभी वापस समझेंगे, ये आगे भी आएगी, ये 10th हमने कर लिया। 11 अप्रैल रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम पूर्वी। अब आ गया रिसीव्ड वाला मामला जो अभी हमने थोड़ी देर पहले इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन सीखी थी, ठीक है। तो देखो क्या कह रहे हैं ये कहते हैं रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम पूर्वी इमीडिएटली डिपॉजिट इन बैंक। हमें पूर्वी से चेक मिला जो सेम डे बैंक में चला गया, तो उसका मतलब हमें अलाउड है, हम इसको कैश बुक में लिख सकते हैं टू पूर्वी, पूर्वी ने दिया है और सेम डे बैंक में गया तो बैंक कॉलम आप लिख सकते हो 10,000 सॉरी 40,000 का चेक है ये, ठीक है। और यहाँ पर डेट आ जाएगी 11th, ये 10 तारीख थी, ठीक है। डेट भी डाल दी मैंने आप लोग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पेड सैलरी टू रवि बाय चेक। हमने रवि को सैलरी दी चेक से, तो पैसा तो जा रहा है, तो यहाँ पर 15 तारीख को जो हम सैलरी दे रहे हैं बाय सैलरी। रवि इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर पेइंग सैलरी, और वो भी कैसे? चेक से, तो बैंक में से पैसा जाएगा 15,000। ओके 15th हो गया। नेक्स्ट आता है 16 को देखो क्या हुआ, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अमित। अब यहां पर हमें एक चेक मिला है, रिसीव्ड, जैसे ही रिसीव्ड चेक आए ना अलार्म बज जाना चाहिए तुम्हारा, अरे रुक जाओ भाई चेक रिसीव हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर घपला हो सकता है। तो यहाँ पर रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अमित है, लेकिन इमीडिएटली डिपॉजिट नहीं लिखा, तो ऐसे केस में हमें ढूंढना होगा। चेक करो अमित का चेक का, अमित का चेक देखो 19 तारीख को देखो क्या लिखा है, अमित चेक डिपॉजिट इन बैंक। मिला कब था? 16 को, और जमा कब हो रहा है? 19 को। तो 16, 17, 18 3 दिन तक हमारे हाथ में ही था, तो 3 दिन तक इसको चेक इन हैंड कहेंगे, तो ये बैंक में जमा नहीं होगा। कब हुआ? 19 को। तो जब 19th हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इस जगह हम डाल सकते हैं यहाँ पर 19th को हम जब उसको बैंक में जमा कराएंगे, तो मैं यहाँ एक लाइन छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक ट्रांजेक्शन आने वाली है, तो मैं यहाँ 19th को बैंक में जमा कराऊंगा टू चेक इन हैंड, क्योंकि 3 दिन तक ये चेक इन हैंड था। अब ये बैंक में जमा हो जाएगा। कितने का चेक है अमित जी का? अमित जी का चेक है, अमित शाह नहीं है ये, है ना, दूसरे ही है, नॉर्मल अमित जी है, 25,000 रुपये का, ठीक है। चलो 16 तो 19 हमने कर लिया, 16 रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि बैंक में नहीं गया था, 19 वाला बैंक में गया चेक इन हैंड के नाम से। 18 पे आ जाओ वापस, अब बीच में छोड़ी थी। विड्रू फ्रॉम बैंक 15,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 5,000 फॉर पर्सनल यूज। इनको अलग अलग करके पढ़ो, पहले बाद वाला पढ़ लो। चलो, विड्रू फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर पर्सनल यूज। हमने बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, तो बैंक में पैसा आया गया, बैंक से पैसा निकाला तो पैसा गया, तो यहाँ पर इस जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 18 तारीख को ओनर पैसा लेके चला गया, तो बाय ड्रॉइंग्स कहाँ से लिया? बैंक से, तो बैंक से उसने 5,000 रुपये ले लिए, ठीक है। अच्छा अब जरा आ जाओ, थोड़ा सा ऊपर एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। क्या इससे पहले वाला क्या था 18 में? विड्रू फ्रॉम बैंक 15,000 फॉर ऑफिस यूज। अब हमने बैंक से पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए, बैंक से पैसा निकाला किसके लिए? ऑफिस यूज के लिए, यानी बैंक में से कम हो गया और हमारी जेब में, हमारी जेब मतलब ऑफिस की जेब में आ गया पैसा, यूज नहीं हुआ, ऑफिस की यूज के लिए लिया है, ठीक है। तो हमने ये बैंक से पैसा निकाला। अब देखो बैंक के लिए क्या हो रहा है? बुरा। बैंक का बुरा कौन सा है? ये वाला है क्या? नहीं सर ये नहीं है, बैंक का बुरा, ये बुरी वाली साइड क्रेडिट होती है, तो यहाँ बुरी वाली साइड में डाल दो 15,000, ठीक है। क्या लिख दो? कॉन्ट्रा। कौन से कॉलम में आया? बैंक में, तो क्या लिखोगे? बाय कैश, ठीक है। वापस ऊपर आओ। अच्छा कैश के लिए, अच्छा सर कैश का अच्छा ये रहा, तो यहाँ लिख दो 15,000, सॉरी इस जगह नहीं लिखेंगे, इसको हटा दो यार, बीच में मैंने खाली जगह छोड़ी थी क्योंकि डेट वाइज बनती है ना, नहीं तो फिर डेट ऑर्डर बिगड़ जाएगा कैश बुक का। यहाँ पर आ जाएगा 15,000, ठीक है। यहाँ लिख दो कॉन्ट्रा। यहाँ कैश के कॉलम में लिख रहे हो तो यहाँ पर क्या लिखना होगा? टू बैंक, ठीक है। ये आ जाएगा 18th को और ये आ जाएगा 18th को। रिवाइंड करके वापस देख लेना बेटा, अच्छी ट्रांजेक्शन बनाइए, गौरव सर नहीं है ये आप, ये क्वेश्चन आपकी बुक का नहीं है, मैंने बना के दिया आपको। एनीवेज अब आ जाओ 21st को, कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब होता है कैश में माल बेचा, तो पैसा आया तो बेटा लिख दो यहाँ पर आ रहा है टू सेल्स, कैश में आया, कितना आ गया? ये आ गया जी 60,000, ठीक है। डिपॉजिट इन बैंक, अब हमने बैंक में जमा कराया, तो डिपॉजिट इन बैंक हमने 10,000 जमा कराया, तो बेटा ये ऊपर वाला ये वाला हो गया, हम बैंक में जमा करा रहे हैं, ठीक है। बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक के लिए अच्छा और हमारी जेब के लिए बुरा। बैंक का अच्छा 10,000 रुपये, बैंक का अच्छा 10,000 रुपये, बैंक का अच्छा यहाँ पर है, ये रहा बैंक का अच्छा, ठीक है, ये आ गया। और कैश का बुरा, कैश का बुरा ये रहा। ये जरूरी नहीं है आमने सामने ही आए, ये तो लकीली आमने सामने आ रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आमने सामने नहीं लिखना होता। जहाँ बैंक कॉलम में लिखा है, दिख रहा है आपको ये बैंक कॉलम में लिखा है, तो इसको लिख देंगे टू कैश।
और जहाँ कैश कॉलम में आया है वहाँ आ जाएगा बाय बैंक। कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रा, वो हमने सी लिख ही दिया है। ठीक है, तो आई होप ये वाला आपका पक्का हो जाना चाहिए। हमने 3 ट्रांजेक्शन ले ली एक ही क्वेश्चन में। ओके, 23rd, रिसीव 2 चेक फ्रॉम मोना ₹5,000 7,000। अभी मोना से हमें 2 चेक मिले, 5,000 का और 7,000 का। ठीक है, अच्छी बात है, मिल गए तो। लेकिन ये तो लिखा ही नहीं इमीडिएटली डिपॉजिटेड, तो ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढो क्या हुआ। देखो 28 तारीख को क्या लिखा है, मोना चेक ऑफ 7,000 गॉट डिसऑनर्ड। हमें 28 को पता लगा कि मोना का जो 7,000 का चेक था जो हमें 23 को मिला था, वो 28 को डिसऑनर्ड हो गया। तो उसका बेटा डिसऑनर्ड हुआ है, इसका मतलब वो सेम डे बैंक में चला गया होगा, क्योंकि बीच में तो मोना का चेक जमा हुआ है, ऐसा तो लिखा ही नहीं। तो हम ये मान लेंगे कि 7,000 का चेक है 23 तारीख को वो बैंक में जमा हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम 23 तारीख को मोना का चेक, एक चेक तो लिख सकते हैं 7 वाला, बैंक में चला गया। ठीक है, ये बैंक में चला गया। अब वापस जब ये 28 को डिसऑनर्ड हुआ है तो थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अच्छा देखो, 5 के चेक के आगे कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं है। 5 की चेक के आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको एज्यूम कर लिया जाएगा कि वो भी सेम डे बैंक में गया है। ये आप पीछे के पॉइंट्स में मैंने बताया था कि अगर आगे की इन्फॉर्मेशन कुछ ना पता लगे, समझ लेना बैंक में चला गया। ठीक है, तो ये वाला भी एक बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन था। 25th, अमित चेक गॉट डिसऑनर्ड। अमित का चेक कहाँ था? अमित का चेक था 25,000 का, ये रहा। तो अमित जी का चेक ये रहा, ये ब्रैकेट में अमित लिख देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। अमित का चेक हमने बैंक में जमा कराया था, वो फर्जी निकला, डिसऑनर्ड हो गया। कब पता लगा अमित का चेक डिसऑनर्ड हुआ? 25 तारीख को। तो यहाँ 25 तारीख को वापस कर दो अमित को, बाय अमित, उसको वापस कर दो। और क्योंकि हमने बैंक में डाला था, ये याद है ना, ये सोच के कि अमित का पैसा आ गया, लेकिन आया नहीं है, तो उसको वापस हटाना पड़ेगा 25,000। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बैंक ने चार्ज किए 300 रुपये। कैसा लिखा है कि अमित बेयर करेगा? नहीं लिखा ना, तो ये हमको ही बेयर करना है। तो ये हमारे अकाउंट से कट जाएगा, बाय बैंक चार्जेस, हमारे बैंक अकाउंट से 300 रुपये कट गया। अगर अमित बेयर करता तो ये हम नहीं दिखाते बाय बैंक चार्ज, अमित में जुड़ जाता। कैसे? देखो अभी आगे पता लगेगा। 28 तारीख को 28 को मोना का 7,000 का चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो ठीक है, 28 को ये मोना का चेक मिला था ना, ये और ये 7,000 वाला चेक डिसऑनर्ड हो गया। मोना के भी मुंह पे दे मारो, यहाँ से लग नहीं जाए उसके, है ना। तो मोना को हमने ये 7,000 का चेक डिसऑनर्ड करेंगे। यहाँ पर मोना अग्री टू बेयर बैंक चार्जेस 200, मोना कह रही है मैं बेयर करूंगी, तो 7,200 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। देखो मैंने इस केस में बाय बैंक चार्ज अलग से दिखाया था, क्योंकि अमित बेयर करेगा ऐसा नहीं लिखा था, याद आ गया। अमित बेयर करेगा ऐसा नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया क्योंकि मोना बेयर कर रही है, मोना के नाम पर डाल दिया। अब हम मोना से 7,200 मांगते हैं। एनीवेज, लास्ट 30th April, deposited in bank the entire balance after retaining 15,000 cash in business। इसका मतलब हुआ, देखो इसका मतलब है कि आप पहले कैश में देख लो आपके पास कितना पड़ा है, कैश में आज कितना पैसा बचा है वो निकालो, यानी एक तरीके से रफ में बैलेंस निकाल लेते हैं। अच्छा गाइस, इसमें एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। मोना का जो 5,000 का चेक था ये वाला, ठीक है, ये सेम डे बैंक में गया तो ये बैंक में आएगा, कैश में नहीं आएगा, है ना। ये 5,000 इसमें जुड़ेगा तो 5 और 7 यहाँ पर 12,000 होगा। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए गाइस, मीनवाइल मैंने क्या किया, मैंने कैश का ये पूरा जो हमारा डेबिट साइड आपको दिख रही है, यहाँ से लेकर के 40,000 से स्टार्ट हुई है, इन सब का टोटल किया, और मैंने कैश का ये वाला कॉलम का टोटल किया। तो ये वाले जो कॉलम है इसका टोटल आ रहा है 1,35,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 60। इसका मतलब हमारे पास आया था 135 और हमने खर्च कर दिया 60, तो हमारे पास आज कितना बचा? 75। ठीक है, अब देखो ट्रांजैक्शन क्या लिखी है, ये कह रहा है सारा पैसा जमा करा दो, बस 15,000 रोक लेना। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है भैया ज़्यादा मतलब को चोरी हो सकता है ऑफिस में से कभी भी, तो 15 रोक लो, ठीक है, थोड़ा बहुत खर्चों के लिए, और बाकी जो बचेगा, कितना बचा? 60, इसको बैंक में डिपॉजिट कर दो। तो जब हम 60 को बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो वापस कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, बैंक में जमा हो जाएगा और कैश में से 60 कम हो जाएगा। तो इस 60 को जब हम बैंक में जमा करेंगे तो बैंक के लिए अच्छा, बैंक का अच्छा तो डेबिट साइड वाला होगा, तो यहाँ पर हम इस जगह डाल देंगे 60,000 बैंक में जमा हो गया। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कॉन्ट्रा, क्योंकि ये बैंक कॉलम है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा? टू कैश। ठीक है, अच्छा कैश के लिए बुरा हो रहा है तो कैश का बुरा डेफिनेटली क्रेडिट साइड में होगा, तो कैश के साथ बुरा यहाँ पर हो रहा है, 60 इसमें से कम कर देंगे अपन, कम करके यहाँ लिख देंगे कॉन्ट्रा। अभी कैश कॉलम में आया है तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक, और आप लास्ट डेट डाल देंगे। ठीक है, अब आई हमारी बात बैलेंसिंग की। तो जब हम बैलेंस करेंगे तो ये देखिए, जब हम कैश का डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा था? हमारा स्टेप का टोटल आ रहा था 1,35,000, याद है। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा था? सर क्रेडिट का टोटल तो 60 था। बेटा 60 में लेकिन तूने 60 और भी तो निकाल दिया, बैंक में जमा करा दिया ना, यानी आज तेरे पास जो बैलेंस देखा जाए तो 15 ही तो बचा होगा, बाकी सारा तो तूने बैंक, तेरे पास बच कितना रहा था? 75। अगर हम ये ट्रांजेक्शन ना करते तो यहाँ पर इस जगह लिखा जाता लास्ट महीने की लास्ट डेट को बाय बैलेंस CD
और 75,000 ऐसा आता। लेकिन अब ऐसा नहीं आएगा। ऐसा क्यों नहीं आएगा, इसको हटा देते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जो बाय बैलेंस शीट हमारा बचा है वो 75 हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें से हमने 60 और बैंक में जमा करा दिया, 15 ही तो रोका था। तो यहाँ पर अब जो बैलेंस बचेगा वो कितना होगा, 15। ठीक है, तो ये 135 दोनों साइड का टोटल आ गया। अब हम करते हैं बैंक का दोनों साइड का टोटल और फिर उसका भी बैलेंस निकालते हैं। तो गाइज मैंने डेबिट साइड का टोटल बैंक के कॉलम का डेबिट में डाल दिया, दैट इज 1,57,000। ठीक है, और क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में डाल दिया 1,27,500। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें बैलेंस में देखें कहाँ कम पड़ रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ कम पड़ रहा है, तो उसका जो भी अमाउंट है हम यहाँ पर लेस करके लिख देते हैं। सो ये आपका आ जाएगा 29,500। अब इन बैलेंस सीडीज को अगले महीने का बैलेंस बीडी बना देंगे। ठीक है, ये कौन सा मंथ था हम जिसकी बात कर रहे थे, ये शायद हमारा अप्रैल था। ठीक है, अप्रैल था, तो अगला महीना हमारा कौन सा हो जाएगा, मई। तो या ये वाली जो डेट होगी वो 30th ऑफ अप्रैल आएगी, और यहाँ जो डेट आएगी वो 1st ऑफ मई आएगी। ठीक है, लिख देना है, गलत थोड़ा सा शैबी हो गया, यहाँ लिख देते हैं 1st ऑफ मई। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस है 15,000। 15 क्यों सर, क्योंकि बेटा 60 हमने बैंक में जमा करा दिया था। ठीक है, और ये वाला ट्रांजेक्शन जो लास्ट ट्रांजेक्शन है ना, कई स्कूल्स में दिया जाता है। सो आई होप इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखा होगा। रिवाइंड करके बार बार देखिए, कोशिश किया कीजिए कि आप वीडियोस को दोबारा देखें। अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट वीडियो है तो दोबारा उसको 1 दिन बाद या 2 दिन बाद चला ले कीजिए। टेक केयर गाइस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे पेटी कैश बुक।